ईरानी है, चुनौती देती हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्मृति ईरानी, जी हां, उनका नाम स्मृति ईरानी है और वो देश की मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री हैं। स्मृति ईरानी ने राजनीति में एक मंझे हुए नेता की छवि बनाई है। वो अपने विरोधियों पर धारदार हमले करती हैं, पूरी तैयारी के साथ वार करती हैं और स्मृति जब हुंकार भरती हैं तो सामने वाले के पैर उखड़ जाते हैं। You accuse us of intolerance, be tolerant. Hear my answer, sir. Do not, sir, play your politics with me. मैं आज बसपा के एक-एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। राहुल गांधी जी की ऐसी क्या पॉलिटिकल नीड थी कि माँ दुर्गा का इस प्रकार से अपमान उन्होंने सहन किया, समर्थन किया? Or do I claim to be a victim of my वो आक्रामक है, ये सबको पता था। वो हमला करना जानती हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन उनके हमले की धार कितनी तेज है, ये शायद ही कोई जानता होगा। अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। बजट सत्र की शुरुआत से पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की खुदकुशी और दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी नारे के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा। सत्र शुरू हुआ तो मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब की बारी आई। फिर स्मृति ईरानी ने ऐसे हुंकार भरी कि विपक्ष के पैर उखड़ गए। Have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. Never gone. 600 students died for the Telangana movement. Did he go once? He did not go once. But in this, he saw a political opportunity. This child, in his statement, says no one is responsible for my death. But yet, you seek to use this child for your own political ends. That is the tragedy. चाहे रोहित वेमुला का मुद्दा हो या फिर जेएनयू का, स्मृति ईरानी विपक्ष के एक एक आरोपों के जवाब देती रही। मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। देश सुनता रहा। स्मृति ईरानी हुंकार भरती रही और सीधा गांधी परिवार पर हमला करती रही कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। वैसे स्मृति जब भी विपक्ष पर हमले करती हैं या विपक्ष को घेरती हैं, उनके तेवर बेहद सख्त होते हैं। What is astounding is that while the Gandhi family has ruled that bastion for 60 years, they have done absolutely nothing. And now a winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency, a constituency that his family has been reigning for over 60 years. लेकिन 24 फरवरी को विपक्ष को समझ में आ गया कि स्मृति की हुंकार कितनी धारदार हो सकती है। Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, सारे के सारे VCRSS वाले हैं। शायद उनको पता नहीं है कि आज भी इस सरकार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वैसे स्मृति जब भी कांग्रेस या गांधी परिवार का नाम सुनती है, उनका मूड बिगड़ जाता है। लेकिन 24 फरवरी को कांग्रेस ये अच्छी तरह समझ गई कि स्मृति को घेरने की कोशिश भारी पड़ सकती है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है।
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना। स्मृति अच्छी वक्ता है, खुद को अच्छी मंत्री साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वो जुझारू हैं और अब शायद मोदी सरकार को मुश्किलों से निकालने वाली तारणहार भी बन गई हैं। आज तक ब्यूरो। तूफानी होते हैं स्मृति ईरानी के तेवर, उनके ललकार सुनकर विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। देश ने पहले संसद में विपक्षी नेता के तौर पर स्मृति की ललकार सुनी, फिर 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में स्मृति ने राहुल को ललकारा, और अब मोदी सरकार में मंत्री बनकर स्मृति ईरानी विपक्ष को ललकार रही हैं। महज 13 साल बीते हैं जब स्मृति जुबिन ईरानी ने अपना सियासी सफर शुरू किया था, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने सियासत के हर दांव पेच और बारीकियों को बड़ी अच्छी तरह समझ लिया। उन्हें पता है कि विरोधियों को कब पुचकारना है, कब ललकारना है और कब चुनौती देनी है। किताब है हिस्ट्री की, कक्षा 4 के बच्चों के लिए, टीचर्स रीडर। इस किताब की लेखिका हैं तीस्ता सेतलवाल। इस किताब को कमीशन करने वाले हैं यूपीए के कपिल सिब्बल साहब, वो यूपीए जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। ये किताब दी गई डॉन बॉस्को माटुंगा को। When we teach Shivaji, Akbar, Aurangzeb as responsible educator, animators, we need to ask, which Shivaji do we take into the classroom? ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा। Congress politicians allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. This is their idea of secular education. स्मृति की ललकार और चुनौतियां ऐसी कि विपक्ष की बोलती नहीं। वो पूरी तैयारी और आंकड़ों के साथ बोलती है, लिहाजा उन चुनौतियों में मौके की नजाकत भी होती है और सधी हुई सियासत भी। What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Our government has been accused, and I miss today Saugata Roy and Saugata Bose in this house, champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am about to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कई बार यूपीए सरकार को ललकारा, फिर लोकसभा में अमेठी जाकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष को चुनौती दे डाली। जैसे चुनाव आता है, हमें कहा जाता है ऊंचाहार से ट्रेन चलेगी, अमेठी जाएगी। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए। और मेरे लिए उपहास का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन में कभी ये सोचा न था कि अमेठी और रायबरेली के निवासी एक रेल की लाइन के लिए पुश्तों तक तरसेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद स्मृति मंत्री बनी और कांग्रेस को चुनौतियां देती रही। जब आईआईटी मद्रास का विवाद हुआ तो स्मृति ने राहुल को बहस की चुनौती दी। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है, एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है, अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक ही व्यक्ति जानता है। राहुल गांधी को आपने चुनौती दी है कि आप एजुकेशन पे किसी भी चीज पे आप बहस के लिए जगह और समय आप तय करें। बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। स्मृति के मंत्री बनने के बाद विपक्ष उन्हें अक्सर घेरने की कोशिश करता है और वो अपने उसी पुराने अंदाज में चुनौतियां देकर विपक्ष के हौसले को ढेर कर देती हैं। मैं आपसे कहती हूँ,
अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। हालांकि राजनीति में अक्सर सवालों और चुनौतियों के दबाव ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की सबसे ताजा चुनौती का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर जवाब मिल भी गया तो दुनिया के सामने बताना और भी मुश्किल। आज मैं कहना चाहती हूँ मैडम, Don't answer. जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, Nothing will go on record. तब मैंने कहा Only minister. कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। These are authenticated documents. स्मृति ईरानी की ललकार हल्की नहीं होती, क्योंकि वो हवा में नहीं होती। स्मृति की चुनौतियां आंकड़ों में लिपटी होती हैं, लिहाजा उनमें वजन होता है। आज तक ब्यूरो। वो साल 2003 था जब स्मृति ईरानी ने बीजेपी का दामन थामा और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। लेकिन बहुत कम वक्त में स्मृति ईरानी ने राजनीति के हर दांव पेच को सीख लिया। उन्हें हमला करना भी आता है और विरोधियों के एक एक हमले का जवाब देना भी स्मृति को बखूबी आता है, और जवाब भी स्मृति ऐसा देती हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। वरिष्ठ हैं, महिला हैं, अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूं। मैं आपसे कहती हूं, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूं मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूं, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय सियासत में विरोधियों से हार मानने की रवायत नहीं होती। मायावती जी की जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी, उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था। स्मृति भी विरोधी के सामने कभी नहीं झुकती और पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करती है। That a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so. रोहित वेमुला को लेकर संसद में खूब तकरार हुआ, और जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिर अर्पण करने वाले बयान का हवाला देकर स्मृति को घेरने की कोशिश की, तो स्मृति ने भी पलटवार किया। 24 फरवरी को यह भी कहा था, यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूं कि प्रधानमंत्री जी को भी मजबूर होकर अपने खेत के साथ। फिर जब बीएसपी सुप्रीमो ने संसद की लॉबी में हुई बातचीत का जिक्र सदन में कर दिया, तो तकरार और बढ़ गया। स्मृति ने जोरदार पलटवार किया। आपने यानी कि मंत्री जी ने मुझसे कल लॉबी में आकर माफी भी मांगी थी, और फिर मैंने एक महिला और आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफी कर दिया है। मेरा समाज व मेरी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग इसकी आज में आपको सलाह के तौर पर चेतावनी भी दे रही हूं। जब स्मृति महिषासुर विवाद को लेकर घिर गई और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गया, तो तकरार बढ़ गया। These are authenticated documents from the university itself, which has been proclaimed as a temple of learning and internationally acclaimed. These are not documents of the government. I read it because I was asked to explain what is the proof. Okay. I would also here like to say, I myself am a practicing Hindu. I myself am a Durga worshipper. I said it with a lot of pain. संसद क्या,
संसद के बाहर भी विरोधियों से स्मृति की तकरार होती रहती है। जब राहुल गांधी ने एनएसयूआई के समर्थकों को ललकारा और संघ के एजेंडे को रोकने की बात की, तो स्मृति बोली कि कांग्रेस उपाध्यक्ष को गैर संवैधानिक काम नहीं करने चाहिए। आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वहां आप जाके खड़े हो जाओ और इनको रोको। जहां ये शाखा का जो ऑर्डर होता है ना, जहां ये शाखा का ऑर्डर लाना चाहते हैं, वहां आप कांग्रेस पार्टी का डिसऑर्डर ले जाओ। अगर राहुल गांधी ने आह्वान किया है, वो भी आज के देश के युवा को, कि आप कानून भंग करें, तो मुझे लगता है कि वो एक गैर संवैधानिक है। ऐसे ही जब प्रियंका ने अमेठी में स्मृति को चुनौती दी, तो स्मृति ने भी गांधी परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताए कि ट्रिपल आईटी क्यों नहीं करा रहे हैं। वो वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है? वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट मिसेस वाड्रा हैज नॉट डन हर होमवर्क। व्हाट इज अस्टाउंडिंग इज दैट व्हाइल द गांधी फैमिली हैज रूल्ड दैट bastion for 60 years, they have done absolutely nothing, and now a winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency. तकरार के तेवर और हमलों के तीखे अल्फाज स्मृति को सियासत में एक नई पहचान देते हैं। शायद यही वजह है कि महज 39 साल की उम्र में वो देश की मानव संसाधन मंत्री के पद पर बैठी हैं। आज तक ब्यूरो। स्मृति ईरानी मंत्री हैं, लेकिन वो साथ में एक मां भी हैं, और शायद यही वजह है कि राजनीतिक झमेलों में भी उनकी ममता छलक आती है। राजनीतिक मुश्किलों में घिरे होने के बावजूद स्मृति ईरानी के भीतर की मां सामने आ जाती है। I am taking personally, I'll tell you why. कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का। मानव संसाधन विकास मंत्री मुश्किल आरोपों का जवाब देने संसद में खड़ी हुई, तो सबसे पहले उनके अंदर का नेता नहीं, बल्कि उनकी ममता बाहर आई। स्मृति ने सबसे पहले रोहित वेमुला को रूंधे गले से श्रद्धांजलि दी। क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ, तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। आई एम टेकिंग इट पर्सनली सर, आई एम टेकिंग इट पर्सनली, आई टेल यू व्हाई। कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का। भले ही स्मृति सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी है, लेकिन वो एक मां भी है, लिहाजा उनके भीतर की ममता अक्सर छलक जाती है। पिछले साल जून में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति के घर की घेराबंदी की, तो उनकी 11 साल की बेटी ने उन्हें फोन करके बताया। समझा जा सकता है कि मां होने के नाते स्मृति का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मेरे घर का दरवाजा तोड़ना क्या सभ्यता का प्रतीक है? घर पर 11 साल की बच्ची अगर मुझे फोन करे इस डर पे कि घर के बाहर लड़के जमा हुए हैं, तो क्या ये सभ्यता का प्रतीक है, संस्कार का प्रतीक है? एक माँ होने के नाते अगर मैं अपनी बच्ची और अपने परिवार पे हमले पर आक्रोशित होती हूँ, तो क्या कांग्रेस को ये लगता है कि मुझे माँ होने के नाते ये अधिकार नहीं है? या क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया? वो घटना स्मृति के जहन में आज भी जिंदा है, और जब भी कांग्रेस की बात निकलती है तो वो इसका जिक्र जरूर करती हैं। कितने छात्रों ने आज तक जाकर किसी 11 साल की बच्ची को घर में दरवाजा तोड़कर आतंकित करने का प्रयास किया? हाथ उठाओ। मैं पूछ रही, मेरी बेटी मेरी बेटी बैठी थी घर पर, अकेली थी, पिरामिड बनाया जा रहा था, पिरामिड, और ये टेप पर है। शायद ये उनके भीतर की ममता ही है कि वो अक्सर एक माँ की तरह अपील करती सुनाई देती हैं कि बच्चों को सियासत से दूर रखो। कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। स्मृति ईरानी के कंधों पर देश के हर एक छात्र की शिक्षा की जिम्मेदारी है, और वो बखूबी इसे निभा रही हैं। प्रांतीय भाषा में भी परीक्षा देने की सहूलियत हमारे आज तक ब्यूरो। अपनी छोटी सी राजनीतिक बारी में स्मृति ईरानी का इतने बड़े ओहदे पर होना उनकी राजनीतिक काबिलियत को साबित करने के लिए काफी है।
सियासी बिसात पर स्मृति अब तक कोई चुनाव तो नहीं जीत पाई हैं, लेकिन दो लोकसभा चुनाव हारकर भी स्मृति ईरानी ने इंटॉलरेंस बी टॉलरेंट। नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए। डू नॉट सर प्ले योर पॉलिटिक्स विद मी। जब जब धर्म को चुनौती होगी तब तब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की विजय के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। मैं आज बसपा के एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। दिल्ली की राजनीति तक आते आते ज्यादातर नेताओं के बाल पक जाते हैं, उम्र का आखिरी चरण आ खड़ा होता है, लेकिन स्मृति ईरानी इसका अपवाद है। उम्र के तीसरे चौथे दशक में ही स्मृति ईरानी केंद्र सरकार के अहम पद पर बैठी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। उनके ऊंचे कद के बरक्स उनकी राजनीतिक पारी बेहद छोटी है। मात्र 13 साल के राजनीतिक जीवन में स्मृति ईरानी यहाँ तक पहुंची तो अपनी राजनीतिक समझ, काबिलियत और अपने बोलने की कला से दूसरों को प्रभावित करने की बदौलत। 2003 में स्मृति ईरानी बीजेपी के साथ जुड़ी। उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2004 में उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के सामने चांदनी चौक लोकसभा से मैदान में उतारा गया। हालांकि वो हार गईं, लेकिन ये हार भी स्मृति ईरानी की राह में रोड़ा नहीं बनी। स्मृति ईरानी चुनाव भले हारी, लेकिन संगठन के स्तर पर जीत गई। 2010 में उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वो दौर शुरू हुआ जिसमें बीजेपी की दूसरी पंक्ति के लोग पहली कतार में आ गए और यहीं से स्मृति ईरानी के राजनीतिक उदय की शुरुआत हुई। टकराएंगे इसलिए क्योंकि एक तरफ विकास की परिभाषा हमारे नेतृत्व ने कर दी है और दूसरी ओर विनाश काल राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर अमेठी की जनता को प्राप्त हुई है। राहुल गांधी देश भर में टॉफी और बलून की चर्चा करने में इतना व्यस्त हैं कि यहाँ पर ना वो अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क बना पाए, ना बिजली दे पाए, ना शिक्षा की सुविधा दे पाए, ना ही रोजगार का कोई साधन दे पाए। जब नरेंद्र मोदी बीजेपी का विजय रथ हाँक रहे थे, तब अमेठी जैसे अजय किले में राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें लड़ने उतार दिया गया। स्मृति ईरानी ने बड़े हौसले और प्लानिंग के साथ अमेठी लोकसभा का चुनाव लड़ा। देखिए, अमेठी के सांसद राहुल गांधी स्वयं इस वक्त अमेठी में रह नहीं रहे हैं, लेकिन मैं प्रत्याशी के रूप से जब से घोषित हुई हूं तब से लेकर अब तक अमेठी में ही रह रही हूं। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूं कि अगर नेता की नीयत में खोट ना हो तो 5 या 10 वर्ष पर्याप्त है विकास का काम करने के लिए। मेरा भरोसा मेरी एक छोटी बहन पर है। अमेठी की जमीन से ही साबित हो गया था कि नरेंद्र मोदी अपनी छोटी बहन से कितना प्रभावित है। हालांकि स्मृति के तेवर और मोदी की अपील अमेठी में काम नहीं आई। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ 1,07,923 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारी, लेकिन यह हार भी उनके लिए विजय साबित हुई। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री का पद सौंप दिया गया। उनके मंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक समझ, पढ़ाई लिखाई को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए स्मृति ईरानी ने बड़े सटीक जवाब दिए। I will humbly request all of you that judge me by my work. अब जब बीजेपी रोहित वेमुला और जेएनयू पर अपना रुख साफ कर रही है, तो स्मृति ईरानी ही पार्टी की गर्जना बनी हुई। उन्होंने ही संसद में मोर्चा थाम रखा है। उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसे उलझाऊ मुद्दे को स्मृति जैसी तेज तर्रार नेता ही संभाल सकती है। आज तक ब्यूरो। टीवी सीरियल की दुनिया से स्मृति का सफर शुरू हुआ और उनकी राजनीतिक शख्सियत का सफर भी। अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने की बदौलत ही टीवी के आदर्श बहू राजनीति के कारपेट पर उतर पड़ी। विरोधियों ने संसद में स्मृति ईरानी के तेवर भरे भाषण को दरकिनार करने के लिए भी अभिनय के अतीत का सहारा लिया। I'm coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. आप बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, उखाड़िए, आपका वो अधिकार है। मैं आज बसपा के एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। हंसिए मत। सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूँ एडमिशन। हाँ, सुन लीजिए।
पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। भंगिमाएं भी, भावना भी, तेवर भी और तर्क भी। में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। राजनीतिक वक्ता होने के लिए जो चाहिए वो सब है स्मृति ईरानी के पास। लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। कहाँ ठहरना है, कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ नरम, कहाँ स्वभाव गर्म। कि टूट जाए अंदर से। राजनीतिक लोग कहते हैं कि संसद का ये भाषण उनकी भाषा पर पकड़ और कुशल वक्ता होने का प्रमाण है, तो कुछ कहते हैं कि अभिनय से भरा हुआ भावनात्मक भाषण है। जो भी हो, अगर भाषण दमदार न होता तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके भाषण का लिंक ट्वीट न करते। कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी। गुस्सा, भावना, तेवर, तमाम तरह के अंदाज से लैस ये भाषण अभिनय के अतीत से निकला है। राजनीति से पहले स्मृति ईरानी टेलीविजन धारावाहिक में एक आदर्श बहू का किरदार निभाकर लाखों परिवारों की चहेती बन चुकी थी। जनता पार्टी पर्दे की कलाकारी को ही नहीं, स्मृति ईरानी राजनीतिक कलाकारी और बारीकियों को भी बखूबी समझती है। इसीलिए एक छात्र को मदद का भरोसा सार्वजनिक मंच से दिया और उसकी मदद भी की। मैम, जब हम डीयू में जाते हैं तो प्रत्येक साल हमें हॉस्टल लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अभी ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि पिछली बार हॉस्टल की फीस, हिंदू हॉस्टल की मैं बात करता हूँ, 47,060 रुपये बताई गई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक एक लड़के को 31,000 में हॉस्टल दे दिया जाता है थोड़ी देर बाद, और हमसे 47,000 रुपये लिए गए, और इसी कारण से एक लड़का हॉस्टल नहीं ले पाया और दूसरे लड़कों को 31,000 में हॉस्टल दे दिया गया। क्यों, आखिर क्यों ऐसा भेदभाव? तो आप ये सारी जो दिक्कतें हैं अपनी कॉलेज की मुझे देंगे, मैं कल सुबह 10 बजे आपके कॉलेज आ रही हूँ। ठीक है। मंत्री के ऐसे कामों की तारीफ तो विरोधियों ने नहीं की, लेकिन मंत्री बनने से लेकर अब तक अभिनय जगत से होने के कारण विरोधी उन पर हमला करते आए। अब जब वो संसद में जोरदार भाषण पर उतर आई तो उनके अतीत को आधार बनाकर उनके इस भाषण को बेमानी साबित करने में जुटे। संसद की स्थापित परंपराएं हैं, देवी देवता पैगंबर के विषय में जो आपत्तिजनक टिप्पणी है वो सदन के रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। श्रीमती ईरानी ने आज सभी मर्यादाओं को भंग किया। हर ये हरकत सुनियोजित है। अगर ये सही मायने में सुचारू रूप से संसद को चलाना चाहते हैं तो बहस का एक स्तर था, उस स्तर को बनाए रखते हैं। एक ऊंचे स्तर की चर्चा हुई जिसको निम्न स्तर पे गिरा दिया, जो निंदनीय है। स्मृति ईरानी के अतीत को लेकर भले उन पर हमले होते रहे, लेकिन इससे वो आहत नहीं होती, बल्कि विरोधियों को खुली चुनौती देती है। उनके बयानों को भी उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा, किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो? I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. राजनीति भी कला है, अलग अलग हालात में अलग अलग तरह का अभिनय, और इस कला में स्मृति ईरानी अपने विरोधियों से कहीं आगे। उनका अतीत ही विरोधियों को हर मोर्चे पर मात देने की बुनियाद बना हुआ है, वो चाहे संसद का भाषण हो या राजनीतिक विसात। आज तक ब्यूरो। जब से स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बागडोर थमाई गई और तभी से विरोधियों ने स्मृति और मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। स्मृति की पढ़ाई लिखाई, काबिलियत और तजुर्बे पर सवाल उठाए गए। साथ ही साथ स्मृति ईरानी पर शिक्षा नीति में संघ का एजेंडा फैलाने का आरोप भी लगा दिया गया। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। युवा स्मृति ईरानी को जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंपा गया तो देश की राजनीति गर्मा गई। सवाल उठने लगे कि जिस मंत्रालय का काम देश के होनहारों को दिशा देना हो, उस मंत्रालय को एक कम शिक्षित गैर अनुभवी मंत्री आखिर कैसे संभाल सकती है? नई नई सरकार के खिलाफ विरोधियों को मुद्दा चाहिए था जो बैठे बिठाए मिल गया था। स्मृति ईरानी की शिक्षा पर पूरे विपक्ष ने एक साथ हमला किया। स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद बढ़ने के बाद
कांग्रेस, वाम दलों के छात्र संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली और विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। मेरे नज़दीक ये कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर डिग्री बहुत अहमियत नहीं रखती है, लेकिन अगर उनके पास डिग्री है तब और नहीं है तब, अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्हें बता देना। उनकी शिक्षा पर विवाद तो अब तक नहीं ठहरा है, लेकिन विपक्ष ने उनकी शिक्षा नीति में संघ का एजेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया। दरअसल IIT दिल्ली के निदेशक आर शिवगांवकर ने इस्तीफा दे दिया कि उन पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तनख्वाह रिलीज करने का दबाव डाला जा रहा था। स्मृति पर यह भी आरोप लगा कि आरएसएस के घोषित सदस्य विश्राम जामदार को विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का चेयरमैन बना दिया ताकि संघ का एजेंडा वहां भी लागू किया जा सके। लेकिन इन तमाम आरोपों का जवाब स्मृति ईरानी ने संसद में दिए अपने धारदार भाषण में बड़े करीने से दिया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ूंगा। स्मृति ईरानी को विपक्ष ने कभी इस ओहदे के लायक नहीं समझा, लेकिन संसद में उनके भाषाई पकड़, धारदार भाषण, तेवर और तर्कों के बाद विपक्ष भी मौन साधे बैठा रहा। बस घेरने का मौका भी मिला तो ऊपरी सदन में, वो भी ईश निंदा को मुद्दा बनाकर। आज तक ब्यूरो। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे विवादों में घिरे रहने के बाद भी कैसे चमकता रहा स्मृति के नाम का सितारा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का विवादों से पुराना नाता है। कभी स्मृति की शिक्षा पर सवाल उठे तो कभी स्मृति के बतौर मंत्री लिए गए उनके फैसलों पर। हालांकि स्मृति के तर्कश में हर सवाल के जवाब हमेशा हाजिर होते हैं। पढ़ाई लिखाई वाले महकमे की मंत्री स्मृति ईरानी जब बोलती हैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देती हैं, लेकिन खुद उनकी पढ़ाई लिखाई अक्सर विवादों का सबब बन जाती है। 2004 में चुनावी हलफनामे में स्मृति ने बताया था कि 1996 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार से BA किया है, जबकि 2014 के चुनावी हलफनामे में लिखा कि 1994 में BCom में दाखिला लिया था, लेकिन एक ही साल पूरा कर पाई। जबकि राज्यसभा की वेबसाइट पर उनकी शिक्षा के बारे में लिखा है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन से पढ़ी हैं, लेकिन क्या पढ़ी हैं और कहां तक पढ़ी हैं ये नहीं लिखा है। अब नया विवाद JNU से रोहित वेमुला तक पसरा है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। हमारी इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं।